वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। आपको बता दूं, हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो आपको हिंदी साहित्य में कुछ इतने सिलेबस को पढ़ना होता है। ये मात्र इतना सिलेबस आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के काव्य को संकलित किया गया है। आपको बता दूं, आदिकाल से लेकर के, आदिकाल की पृष्ठभूमि से लेकर के और आधुनिक काल तक आते आते आपको किन किन कविताओं के बारे में पढ़ना है, इस सिलेबस के माध्यम से आप जानेंगे। आपको बता दूं, सिलेबस बड़ा ज़बरदस्त है। सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो मनमुग्ध हो जाएंगे एकदम से, और हिंदी साहित्य पढ़ने का जो एक प्रकार से इंटरेस्ट है आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसीलिए खास करके जो एग्जामिनर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने एक प्रकार से सिलेबस जो रखा, सबसे पहला सिलेबस, या जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं, अभी अभी आप इंटर पास करके आए हैं और बीए करना चाहते हैं, बीए में आपका इंटरेस्ट एक प्रकार से पैदा कैसे करना है, इसको ध्यान में रख करके उन्होंने इस सिलेबस को रखा। और फर्स्ट सेमेस्टर में यह सिलेबस रखा गया है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य की जब हम बात करते हैं तो संपूर्ण हिंदी काव्य की यहाँ पर बात हो जाती है। चाहे जो काव्य खास करके आदिकाल के काव्य रहे हों, चाहे वो भक्ति काल में काव्य लिखे गए हैं, चाहे रीति काल में लिखे गए, और चाहे आधुनिक काल में, चाहे आधुनिक काल में कई सारे खंड हैं। आपको पता होगा भारतेंदु, द्विवेदी, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, समकालीन कविता। तो इस प्रकार से जो काव्य रचनाएं हुई हैं अब तक की, उन सभी के बारे में आपको जानना है। कुछ कवि शामिल होंगे, उन कवियों से एक प्रकार से, या उन कवियों के द्वारा जो रची गई रचनाएं हैं, उन रचनाओं से कुछ कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो उन्हीं सभी के बारे में हमको ओवरऑल आज के वीडियो के माध्यम से जानकारी ग्रहण करनी है। आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि एकदम से मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो में। और जब भी आप शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियोस को देखिएगा, जो पुरानी वीडियोस हैं 2023 के छात्रों को हमने पढ़ाया, आपकी परीक्षाएं 2024 में होने वाली हैं, उनके लिए खास करके यह सिलेबस है। और उन्हीं के लिए एक मैं काम करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों के लगातार कमेंट और रिक्वेस्ट पर एक प्रकार से संपूर्ण सिलेबस को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पूरे के पूरे सिलेबस को, आपको जितना सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है आदिकाल से लेकर के और समकालीन कविता तक, यानी आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले कवि जो शामिल हैं उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति से लेकर के मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। तो विद्यापति जो कि मैथिली भाषा में भी रचनाएं लिखते हैं, मैथिली भाषा में भी उनकी कविताएं प्रकाशित होती हैं, संस्कृत भाषा में भी प्रकाशित होती हैं और हिंदी भाषा में भी प्रकाशित होती है। और हिंदी में खास करके इनकी, जब मैथिली आप हिंदी पढ़ेंगे खास करके विद्यापति की, तो थोड़ा सा उसमें अपभ्रंश का, या जो मागधी एक प्रकार से समझ रहे हैं ना, मागधी जो अपभ्रंश होता है उसके आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की, और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। खास करके आपको पता होगा बिहारी हिंदी में कौन कौन सी हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मैथिली बोली के एक प्रकार से प्रणेता माने जाते हैं विद्यापति जी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी की 3 बोलियां हैं। खास करके पूर्वी बोली में खास करके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको बाद में पढ़नी है अभी, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं जानना है भाषाओं के बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता दिया हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। तो विद्यापति से लेकर के हमको कहाँ तक पढ़ना है, हमको आपको बताना है धूमिल तक। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, आपको बता दूं समकालीन कविता में, और ख़ास करके स्वतंत्रता के बाद का एक प्रकार से जो मोह भंग है वो इन सभी की कविताओं में आपको मिलेगा। इतनी कटु आलोचना या इतनी अच्छे तरीके से आलोचना मेरे हिसाब से कोई नहीं करता होगा। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल के रचनाओं में आप देखिएगा, मुक्ति बोध की रचनाओं में आप देखिएगा, प्रगतिवाद और एक प्रकार से प्रगतिवाद और जो नई कविता है या समकालीन कविता है उसके आपको यहाँ पर नज़र आपको दिखाई पड़ेगी। चाहे मोचीराम कविता की बात की जाए, चाहे रोटी और संसद की बात की जाए। तो ओवरऑल कुल मिला करके, अच्छा, इसी में आपको शोध के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे कि शोध होता क्या है। क्योंकि शोध अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर सेमेस्टर में आपको एक चैप्टर शोध के रूप में हिंदी में आपको जानना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में अभी समझाने वाला हूँ। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट भी आपके समक्ष करने वाला हूँ।
जो कि आपके जीवन के लिए और आपकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, हिंदी में आपकी रुचि पैदा करने के लिए और हिंदी को एक बृहद स्तर पर समझने के लिए, आगे चल कर के आप हिंदी से अगर पीएचडी करना चाहते हैं, यानी बीए के बाद आप एमए करेंगे, तो एमए के बाद में आप नेट का फॉर्म डालेंगे, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आप डालेंगे। अगर आपने हिंदी लिया है तो उसके साथ संस्कृत जरूर ले लीजिएगा, इससे टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डालने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा आप जब पीएचडी करेंगे तो उसमें उतना ज़्यादा संस्कृत का महत्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर संस्कृत है आपका हिंदी के साथ तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है और वो कॉम्बिनेशन आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर नहीं लिया है तो आप जाकर के अगर अभी संशोधन हो जाए तो आप संशोधन जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, तो यानी हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना चाहिए, तभी आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा डाल पाएंगे, यानी जो लेक्चरर बनते हैं खास करके, तो लेक्चरर वाला जो एक प्रकार से पोर्शन है वो, या लेक्चरर की नौकरी आप पा सकते हैं। पीएचडी वगैरह करेंगे तो बड़े लेवल का है भाई, प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक के लिए भी इस पृष्ठभूमि को आपको जानना परम आवश्यक है और इसीलिए मैं जड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं मूल को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि आने वाले 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, ये सेमेस्टर आप पहला आप मुझसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 सेमेस्टर में भी आपको आगे पढ़ना है और इसी दृष्टि से मैंने एक निर्णय लिया है और निर्णय जहाँ तक मेरे हिसाब से है बहुत सही है आपके भविष्य के लिए, और भविष्य के लिए आपके इसलिए सही है चूँकि आपकी मैं जड़ मजबूत कर रहा हूँ, आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ। तो पूरा का पूरा सिलेबस जब आप हिंदी साहित्य का यहाँ पर समझेंगे, हालांकि सीरीज और मॉडल पेपर से हमारे काम चल जाएगा, आप पास जरूर हो जाएंगे। यूट्यूब की मेरी वीडियोस से आप बढ़िया तरीके से पास हो जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अगर हिंदी में रुचि है, हिंदी को आपको अच्छे तरीके से समझना है, नज़दीक से देखना है, उसके अंतर हृदय में झांकना है हिंदी के, तो आपको संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहिए। और संपूर्ण सिलेबस जो है YouTube पर पढ़ा पाना एक प्रकार से थोड़ा सा असंभव होता है, या YouTube पर खुले मंच पर आकर के पढ़ा पाना, चूँकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ। अगर एक सब्जेक्ट की बात होती तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से एक सब्जेक्ट तो मैं मुश्किल से 15 से 20 दिनों में समाप्त कर दूंगा। ये सिलेबस मैं 15 से 20 दिनों में आपको पढ़ा सकता हूँ और कम समय में पढ़ा सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं इसको एक ही दिन में आपको पढ़ा दूँ पूरा का पूरा सिलेबस। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 12-15 घंटे की क्लास होगी, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ना 12-15 घंटे आप पढ़ पाएंगे और ना मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं 15 घंटे आपको पढ़ा पाऊंगा। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है, हमने सोचा कि आपके लिए कुछ काम किया जाए। काम ये है कि भाई जो छात्र हमारे अभी एडमिशन लिए हैं बीए में, प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अभी आए हैं, उनके लिए मैंने एक बैच प्रारंभ किया है, न्यू बैच। तो नया बैच प्रारंभ हो चुका है 2024 की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, यानी जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2024 के लिए। अच्छा, ये एक प्रकार से जो कोर्स होगा, ये मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ और आप लोग सोच रहे हो कितने रुपए का कोर्स होगा, तो आप लोग पहले दिमाग लगाइए कितने का होगा, फिर मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ। ये कोर्स जो होगा ये संपूर्ण कोर्स होगा पूरे सिलेबस का। इसमें सबसे पहले अभी मैं सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं चर्चा करूंगा कैसे कैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण कोर्स आपको पीडीएफ भी, इसकी एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स भी मिलती रहेगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया जा रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी का संपूर्ण कोर्स मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको हिंदी का कोर्स पढ़ना है, हिंदी अगर आपने लिया है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना यही है भाई। सबसे पहली बात तो आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है और आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा। यहाँ पर आपको एसएमएस करना, सारा काम मैं ही करता हूँ, कोई ये नहीं कि मेरी टीम है और मेरी टीम करेगी, तो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई नहीं। जो करना है मुझे करना है और मैं खुले मंच पर आपसे बोल रहा हूँ। तो आपको सीधा करना क्या है, ये हमारा नंबर है 91 61 93 60 और 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप सभी लोग पहले व्हाट्सअप नंबर हमारा नोट कर लीजिएगा। सभी को जो भी एक प्रकार से कोर्स लेना चाहते हैं वो लोग एक प्रकार से इस पर एसएमएस करिएगा 91 61 93 60 62 पर। ये कोर्स एक प्रकार से आपको बता दूं कि बहुत ही सस्ता है, सभी गरीब से गरीब छात्र भी इसको ले सकते हैं और इसी दृष्टि से मैं इसको बना रहा हूं, ताकि क्या होता है जब आप कुछ उसके लिए दक्षिणा दे देंगे तो आपको क्या होगा कि पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। मैं YouTube पर पिछली बार पढ़ाया
तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं इतनी विधिवत तरीके से आपकी पढ़ाऊंगा आपको कि इंटरेस्ट आपका मैं अपनी तरफ खींच लूँगा। और जब आप कुछ दिए रहेंगे तो आपकी भी मजबूरी रहेगी कि पढ़ना। मैं अपना 100% देकर के पढ़ाऊँ, लेकिन अगर आप ना पढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफलाइन तो हूँ नहीं कि आपको कुछ दंड या उचित व्यवस्था कर सकूँ। तो आपको बस यही करना है कि आपको यहाँ पर SMS करना है और आपको कहना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। तो आपको वहाँ पर कोर्स, आपको मैं बता दूं, जो भी वीडियो ये हमेशा ओपन रहेगा, यानी आने वाले जो अगले 5-6 महीने वहाँ तक भी ये ओपन रहेगा, मतलब पूरा 2023 यहाँ पर एडमिशन इसका होता रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कितने रुपए की? मात्र और मात्र 100 रुपये का ये कोर्स है कि कोई हर बच्चा 100 रुपये एक प्रकार से अपने घर से या कहीं से भी इकट्ठा कर सकता है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मात्र 100 रुपये का ये कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, मात्र 100 रुपये का ये कोर्स है। कितने रुपए का भैया? 100 RS का ये एक प्रकार से बैच रहेगा। इसमें संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है। SMS करेंगे तुरंत, और आप वहाँ पर कहेंगे कि सर जी हमको कोर्स लेना है। तो कोर्स लेने के बाद में मैं क्या करूँगा, जैसे आप ये कहेंगे कोर्स लेना है, फिर उसके बाद में मैं आपको एक स्कैनर सेंड करूँगा। इस नंबर आपको कोई पे नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नंबर मेरा WhatsApp नंबर है, इसमें कुछ चलता नहीं, पेटीएम वगैरह कुछ नहीं चलता है। तो मैं एक स्कैनर आपके पास सेंड करूँगा। उसी स्कैनर पर आपको किसी से भी, आप चाहे आपके भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी बड़ी बहन है, या कोई है, या कोई बगल का है, कहीं से भी आप उस पर 100 रुपये जो मैं कोड सेंड करूंगा आपको, स्कैनर सेंड करूंगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसके बाद में उसी का आपको स्क्रीनशॉट एक प्रकार से हमारे WhatsApp पर इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना है। और जैसे ही आप ये सेंड करेंगे, जैसे आप SMS करेंगे सर जी हमको कोर्स लेना है, मैं तुरंत आपके पास स्कैनर सेंड करूंगा। तुरंत आप स्कैनर पर एक प्रकार से आप पे कर देंगे, 100 रुपये पे करवा करके स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज देंगे, और फिर आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो आपका नाम है, आप अपना नाम लिखेंगे, आप किस विश्वविद्यालय से रिलेटेड है अपना विश्वविद्यालय भी लिखेंगे, और उसके बाद में आप SMS करिएगा। ठीक है, अपना नाम जरूर आपको बताना है। ठीक है, और आप किस विश्वविद्यालय से हैं ये बताना है, और कहाँ से है ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप विश्वविद्यालय बता दीजिएगा, यूनिवर्सिटी अपनी, कि किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपका नाम क्या है, इतना आप बताएंगे, तुरंत जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा, मतलब तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप एक प्रकार से बनाया गया है। तो गर्ल्स वाले ग्रुप में और बॉयज़ वाले ग्रुप में। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो छात्र छात्राएं जुड़ना चाहेंगे वो WhatsApp पे SMS करेंगे। ठीक है, उनको उसी हिसाब से ऐड कर दिया जाएगा, जो जिसमें ऐड होना चाहते हैं उसमें उनको ऐड कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से आप जो है, अच्छा WhatsApp पे जुड़ने के बाद में होगा क्या कि जो क्लासेस यहाँ पर होती रहेंगी, जैसे मान लेते हैं एक क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, तो अच्छा ये बता दूं मैं, लाइव क्लासेस जो होंगी वो एक प्रकार से विधिवत तरीके से आपकी यूट्यूब पर ही जो मिलती रहेंगी, वो आपको यूट्यूब पर जो क्लासेस होंगी, या जो अन्य सब्जेक्ट आपके होंगे, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, या अन्य सब्जेक्ट जो हैं, वो तो क्लासेस आपको उस ग्रुप में लिंक मिलती रहेगी, उसमें भी उसकी भी लिंक मिलेगी, और उसकी भी PDF वगैरह अगर मैं बनाऊंगा तो आपको उसको भी PDF उसी हिंदी वाले में ही इसी कास्ट पर मैं सेंड कर दूंगा। जो भी और आपके सब्जेक्ट होंगे उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करूंगा उसमें। ठीक है, तो आप चिंता करने की उसमें आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर जुड़ेंगे तो हिंदी का मैं ये करता हूँ कि मैं हिंदी का पूरा कोर्स आपको देने का प्रयास करूँगा मात्र 100 रुपये में। ठीक है, तो आप SMS करेंगे, अगर जिनमें से आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसका एडमिशन जो होगा आने वाले जो 4-5 महीने वहाँ तक खुला रहेगा, ताकि किसी विश्वविद्यालय का पेपर पहले किसी का बाद में, तो ये खुला रहेगा। जब भी आपको लेना होगा ले लीजिएगा, क्लास होती रहेगी। ठीक है, और उसकी नोट्स PDF मिलती रहेगी। जैसे आप सेंड करें, जितनी क्लास होती रहेगी उसकी प्लेलिस्ट में सेट कर दूंगा, और वो प्लेलिस्ट जो होगी वो आपके पास सेंड कर दूंगा। ध्यान रहे, वो प्लेलिस्ट आपको किसी के पास सेंड नहीं करना है, आपको खुद उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यह वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और सभी बच्चे एक प्रकार से कम फीस में
उचित जानकारी ग्रहण कर सकें। आप 3-4 हज़ार रुपये का बीए में एडमिशन करवाते हैं जा करके, तो मात्र 100 रुपये में आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके कॉलेज में मैं जानता हूँ कि पढ़ाई होती नहीं और इतना कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ठीक है। तो मात्र 100 रुपये में आपको बहुत उचित सुविधा मिलेगी। और अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हिंदी काव्य में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या। तो जो छात्र छात्र हैं एक प्रकार से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी काव्य की मैं बात करूँ, सबसे पहली बात हिंदी काव्य की जब हम बात करते हैं तो संपूर्ण हिंदी काव्य को आपको पढ़ना होता है, ठीक। 1 मिनट रुकिएगा। तो संपूर्ण हिंदी काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। सबसे पहली बात हिंदी साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास का मतलब होता है साहित्य का इतिहास। यहाँ पर जब भी मिलावटी लिखा है साहित्य इतिहास, तो साहित्य का इतिहास, ठीक है। चूंकि का नहीं लिखा गया, चूंकि क्या हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा या समय ज़्यादा लगेगा, इस दृष्टि से थोड़ा सरल तरीका है ये साहित्य इतिहास लिखने का या हिंदी को और अच्छा दिखाने का। तो हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा जो रही है, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की जाए, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हैं गारसा दत्तासी, आपने सुना होगा। गारसा दत्तासी लिखते हैं। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि और भी विद्वान आते हैं और आते आते एक प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया। मिश्र बंधुओं ने लिखा, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद लिखा रचना। और मुख्य रूप से आप देखिएगा हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास लेखन काम किया वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। और रामचंद्र शुक्ल जी की बात की है तो उन्होंने एक प्रकार से एक काल को 2-2 नामों से बताया। हालांकि मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भाई उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल कहा, रीति काल को उन्होंने एक प्रकार से जो है श्रृंगार काल किसने कहा, रीति काल को, और लोगों ने क्या क्या कहा। चूंकि राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन काम किया। तो उन लोगों ने क्या क्या कहा है, कैसे कैसे बताया है, सब मैं चर्चा करूंगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, द्विवेदी जी ने क्या कहा, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, ठीक है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चैप्टर 1 में चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है गारसा दत्तासी से लेकर के, और आगे बढ़ते बढ़ते हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के बारे में जानेंगे सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख युग जो रहे हैं हिंदी साहित्य में, खास करके प्रमुख युग में जैसे आदिकाल हो गया, ठीक है, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल कहते हैं। भक्ति काल हो गया, या ये एक प्रकार से जिसको पूर्व मध्यकाल आप कहते हैं उसको भक्ति काल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। तो ये सब शुक्ल जी के द्वारा बताया गया, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल भी कहा। तो प्रमुख युग यानी जो चाहे आदिकाल की बात की है, आदिकाल में भी आप देखते हैं कि आदिकाल में एक रासो साहित्य होता है, नाथ साहित्य होता है, सिद्ध साहित्य होता है, कुछ लोक साहित्य भी लिखे जा रहे थे जैसे ढोला, मारू, दुहा, ये सब। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी। मतलब मैं आपको एक बृहद स्तर पर हिंदी समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें हम प्रमुख युग में चर्चा करेंगे, कई सारे युग के बारे में, जो युग मैंने आपको बताया आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, इन सभी के बारे में, आधुनिक कालों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम, जो भी काल आपके आएंगे। और खास करके प्रमुख युग में उनकी प्रमुख युग के बारे में चर्चा करनी है और उनकी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही हैं खास करके, यानी विशेषताएं, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि भाई आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या रही। जैसे आदिकाल में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वीरतापूर्वक रचनाएं लिखी जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का उदाहरण दिया जिनमें वीरतापूर्वक एक प्रकार से वर्णन है कि भैया यक्का मारे, दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, धय दो डोला समर खेत में, जे जीते ते ले उठाए। इस प्रकार की रचनाएं हो रही थी चंद बरदाई से लेकर के, और आप देखते हैं जगनिक या अन्य रचनाएं जो मिलेंगी आपको परमाल रासो, ठीक है, रासो ग्रंथ में, वो सारी रचनाएं वीरतापूर्वक रचनाएं हैं। अच्छा, वीरता के साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस का भी एक प्रकार से बोलबाला था। हालांकि श्रृंगार रस जो था उतना ज़्यादा बृहद स्तर पर नहीं था, लेकिन श्रृंगार रस के भी छिटपुट वर्णन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला 12 मासा भी आपको बता दूं आदिकाल में ही लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हर एक पॉइंट पर छोटी से छोटी पहलुओं पर, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, दोनों दृष्टि से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोनों मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, आपको सब कुछ देने का प्रयास करूंगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो
प्रमुख युग और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां जो रहे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, धय देव डोला समर खेत मा जे जीते ते ले उठाए, हाथ पटक दे भुइमा तो नौ मन माटी ले उठाए। ठीक है, इस प्रकार से रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। इसी प्रकार से आप देखते हैं कहा गया कि 12 बरस ले कूकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्रे जीवे आगे जीवन का धिक्कार। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक वीरता, एक साहस, युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक है, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ठीक है, और इस प्रकार की चीजें लिखी जा रही थी। कवि जो थे वो साथ जाया करते थे। आपने चंद्रबरदाई को देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ जाया करते थे, जहां पर युद्ध में हो जाते थे वहीं पर वो जाते थे। ठीक है, तो ये युद्धों का सजीव चित्रण हुआ करता था। आते आते फिर आया भक्ति काल। भक्ति काल में मुस्लिम आक्रांता जो है भारत पर आक्रमण करने लगे। उस समय ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई कि भाई भक्ति का उदय होना प्रारंभ होने लगा, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। हिंदू धर्म एक प्रकार से ऐसे चंगुल में जकड़ चुका था, चौतरफा आक्रमण हो रहे थे। ऐसे में अपने धर्म और संस्कृति को बचाना हिंदू साधु संतों का परम कर्तव्य बनता चला गया। और इस प्रकार से भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत से शुरू होता है, और दक्षिण भारत से शुरू होकर के उत्तर भारत तक आते आते कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी अपने धर्म का प्रचार करते हैं सूफी मत के माध्यम से। अच्छा, जायसी की बात की जाए, जायसी क्या एक प्रकार सूफी विचारधारा से हैं, लेकिन वो भारतीय संदर्भ में अवधि में अपना काव्य लिखते हैं पद्मावत। अवधि में काव्य इसलिए लिखते हैं चूंकि अवधि लोक भाषा है। और आप देख रहे होंगे, अगर आप जो है अगर अपनी भाषा में, इसे खान सर क्यों फेमस हैं? खान सर फेमस इसीलिए हैं, और भी बहुत सारे ज्ञानी टीचर हैं और भी बहुत सारे लोग जानकार हैं, लेकिन खान सर क्यों जानकार हैं? जानकार भी हैं, और इसके अलावा वो लोक भाषा को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी मातृभाषा को उन्होंने पकड़े रखा और उसी भाषा में बच्चों को समझाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि उनको ख्याति ज़्यादा मिल रही है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो इसीलिए जायसी वगैरह जो थे उन लोगों ने भी यही सोचा था कि ख्याति तभी मिलेगी, हम कितने भी जानकार हैं, हम अपनी बातों को किस भाषा में, किस माध्यम से कहें। बौद्ध धर्म क्यों आगे बढ़ा, जैन धर्म क्यों आगे बढ़ा, या जैन धर्म क्यों एक प्रकार से पीछे हो गया? क्योंकि बौद्ध धर्म एक प्रकार से जो है संस्कृत भाषा उस समय अपने चलन पर थी। उस समय प्राकृत भाषा या पाली भाषा आई। पाली प्राकृत भाषा की अगर बात की जाए, देखिए संस्कृत के बाद में पाली, पाली से प्राकृत, तो पाली और प्राकृत भाषा संस्कृत से थोड़ा सरल थी, लोक भाषा थी, एक प्रकार से थोड़ा सरल भाषा थी। तो सरलता लोगों को ज़्यादा पसंद है, कठिनता कम पसंद है। समझ रहे हैं चीज़ों को? और यही कारण है कि सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भक्ति आंदोलन का उदय होता है, एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि इसके विरोध में कुछ ना कुछ करना है। तुलसीदास आते हैं, गोस्वामी बाबा, कबीर दास आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, केशवदास को भक्ति काल का कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको भक्ति काल का कवि भी स्वीकार करते हैं कहीं कहीं। तो लेकिन वो रीतिकाल के भी कवि हैं, रीतिबद्ध परंपरा से रिलेटेड हैं। आचार्य केशवदास को छंदों का प्रेत कहा जाता है। उनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों की विविधता के लिए जाने जाते हैं आचार्य केशवदास। आचार्य ज़्यादा हैं, कवि कम हैं। वो उनके अंदर कहा जाता है कि भाई केशव हृदयहीन कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा। लेकिन केशव हृदयहीन कवि क्यों नहीं है? केशव सहृदयहीन मतलब सहृदय कवि हैं, हृदयहीन कवि नहीं हैं। मात्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कह देने से ये नहीं हो जाएगा कि भाई वो हृदयहीन कवि हैं। उस पर और रिसर्च करनी अभी आप लोगों को, हम लोगों को बाकी है। आगे जब पीएचडी करेंगे आप लोगों को मिलेगा। तो साहित्यिक प्रवृत्तियां समझेंगे। रीतिकाल में आप देखिएगा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त परंपराएं आती हैं। रीतिबद्ध को एक प्रकार से छकाए हुए हैं केशवदास। उसके बाद में आप देखते हैं रीति सिद्ध परंपरा में अकेले बिहारी लाल एक रचना लिखता है बंदा, एक रचना भैया, एक रचना। बिहारी सस्सई मात्र एक रचना, 713 दोहे। किसी विद्वान ने 719 दोहों का उल्लेख किया है। 713 या 719 दोहे लिख करके मात्र हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाला लेखक मात्र एक है, बिहारी लाल। बिहारी लाल कहते हैं कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। इस प्रकार से बिहारी लाल की मैं एक प्रकार से आपको बता दूं, 713 दोहेों को लिख करके वह व्यक्ति हिंदी साहित्य में एक प्रकार से अपनी मूलभूत पकड़ को बना करके रखा है। ठीक है,
एकदम से जड़ को पकड़ के रखा है। इसीलिए मैं जड़ पर हमेशा फोकस करता हूं, मूल पर, नींव पर फोकस करता हूं, दुमाहले तिमाहले पर फोकस नहीं करता हूं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक जड़, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जितना आगे जाता है उतना व्यक्ति एक 2-3 मंजिला बनवाने से नहीं होता है। 2-3 मंजिला तभी खड़ा होगा जब आपकी नींव मजबूत होगी। तो आप देखिएगा बिहारी लाल रीति काल में रीति सिद्ध परंपरा को छकाए हुए हैं। रीति मुक्त परंपरा में आते हैं आलम, बोधा, घनानंद। घनानंद की क्या बात करना, सुजान नामक वैश्या प्रेम करने लगे उससे। मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं, चर्चा कर लेंगे हम इनके बारे में। हालांकि अगर इसी पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा डिबेट। मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, एक तो एक झलक मैं दे रहा हूं कि आपको बता दूं कि कैसे कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। प्रेम भी उसमें आएगा, उसमें मारकाट भी आएगी, एक क्लाइमैक्स भी बदलेगा। पूरे के पूरे सिलेबस में आप देखिएगा इतना इंटरेस्टिंग आपको बना करके पेश करूंगा कि आप ऐसे सोचिएगा कि इसे कोहड़ा के सब्जी और पूड़ी और अचार के साथ बढ़िया मिर्चा हरियर खात हो। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस लगेगा, कोई बोरिंग सिलेबस नहीं लगेगा। तो ये है एक प्रकार से तो साहित्यिक प्रवृत्ति यानी विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है हमको। ये हो गया इकाई 1। इकाई 2 की अगर बात करें तो इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है भैया? इकाई 2 में हमको पढ़ना है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। अच्छा, बात की जाए, देखिए रीतिकाल तक मैंने यहाँ पर बता दिया था। तो आदिकाल यानी कि जिसको आप वीरगाथा काल कहते हैं, भक्ति काल जिसको आप पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल जिसको आप उत्तर मध्यकाल कहते हैं। उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक की। इसके बाद में आपको इतिहास पढ़ना है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास की अगर बात की जाए तो आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास में जैसे हिंदी नवजागरण की बात की जाए, हिंदी में नवजागरण का एक प्रकार से आपको बता दूं कि पत्र पत्रिकाओं का संपादन होने लगा। हिंदी गद्य का धीरे धीरे विकास होने लगता है। तमाम प्रकार के पत्रिकाओं का, पत्रों का, उदंत मार्तंड से लेकर के अन्य पत्र पत्रिकाओं का, मासिक पत्र हो गए, दैनिक पत्र हो गए, समाचार पत्र कई सारे हो गए, वो सब निकलने लगते हैं और उनके माध्यम से एक नई विचारधारा आती है और हिंदी नवजागरण उसी समय होता है। फिर भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग के प्रणेता हैं भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है। फिर उसके बाद में वहीं से आप देखते हैं कि आगे उनका युग चलता है 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। फिर 1900 से लेकर के 1920 तक आप देखते हैं द्विवेदी युग, मतलब द्विवेदी जी आते हैं। द्विवेदी जी एक प्रकार से 1920 तक एक प्रकार से अपना दबदबा दबाए रखते हैं। ये द्विवेदी जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं हैं, ये द्विवेदी जी जो हैं ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जब आप बात करते हैं तो वो भाषा को लेकर के एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त, वो नगरी प्रचारणी सभा, आपने नाम सुना होगा, नगरी प्रचारणी सभा का एक प्रकार से संपादन किया इन्होंने, अध्यक्षता संभाली 1901 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। और उसके बाद से आप देखते हैं हिंदी में जो भाषा का विकास उस समय चूँकि था नहीं, और भारतेंदु युग तक आप देखते हैं कि जो काव्य लिखे जा रहे थे वो ब्रज भाषा में लिखे जा रहे थे और जो गद्य की रचनाएं हो रही थी वो खड़ी बोली में हो रही थी। ठीक है, और इससे पहले रीति काल में आप देखते हैं ब्रज भाषा में सारे काव्य लिखे गए और भक्ति काल में अवधि में ज़्यादा काव्य लिखे गए। अवधि और ब्रज दोनों पैरेलल चला। सूरदास जहाँ ब्रज भाषा को एक प्रकार से काव्य का माध्यम बनाते हैं, वहीं तुलसीदास और एक प्रकार से उनका क्या नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी अवधि भाषा में लिखते हैं। रामचरितमानस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो महाकाव्य है, हर एक साहित्य की दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो रामचरितमानस जैसा काव्य आपको अन्यतम नहीं मिलेगा। ठीक है, दुर्लभ है मिलना। तो रामचरितमानस अवधि में ही लिखा गया है, अवधि काव्य है वो। तो ये एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये सब जो है लिखे गए अलग अलग बोलियों में। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो आचार्य द्विवेदी ने हिंदी को एक प्रकार से, हिंदी खड़ी बोली को एक धरातल दिया, एक मापदंड दिया और उसी मापदंड पर कविताओं को करने को लेकर के, चाहे मैथिली शरणगुप्त जी को प्रेरणा हो चाहे अन्य। चूँकि द्विवेदी जी जो थे, मैथिली शरणगुप्त की अगर बात की जाए तो जैसे वो वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे। ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृता उर्तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता। वो एक प्रकार से वो जब मिलते थे द्विवेदी जी से, मुझे क्या याद है, मेरे प्रोफेसर्स लोग बताते थे जब हम BHU में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर बताते थे कि भाई जब द्विवेदी जी मिलते थे, द्विवेदी जी और मैथिली शरणगुप्त जी, तो गुप्ता जी पहले जा करके उनका पैर छूते थे द्विवेदी जी का और उसके बाद में फिर कहते थे महाराज कैसे लिखा जाए, क्या सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस बैठ करके समझते थे।
फिर द्विवेदी जी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मापदंडों को आपको लिखना है। अच्छा, अब देखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा, कैकेयी का अनुताप लिखा। कैकेयी की जो भाव भंगिमा मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में आपको मिलेगी, वो अन्यतम कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप रामचरितमानस में कैकेयी को आप उतना ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। कैकेयी के भाव क्या हैं, कैकेयी किन भावों के साथ आचार्य मतलब भगवान श्री रामचंद्र को वन भेजती है, और क्यों भगवान श्री रामचंद्र उनके प्रति प्रेम ही करते रहते हैं, जबकि वो 14 वर्ष का वनवास भेज देती हैं, फिर भी प्रेम है। पिता पुत्र वियोग में मर जाते हैं राजा दशरथ, लेकिन फिर भी सबसे पहले जब वन गमन से आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र, तो माता कैकेयी के पास जाते हैं। ये पॉइंट छूट गया न कवियों से, लेकिन द्विवेदी जी ने सलाह दी किसको, गुप्त जी को, और गुप्त जी ने उस पर लिखा। गुप्त जी ने यहां तक कि लक्ष्मण जी को सभी ने देखा कि भाई उन्होंने त्याग तपस्या करी, जंगल में अपने भैया भाभी की सेवा करी, राम जी की और माता सीता की सेवा करी, लेकिन एक पक्ष और है इसका। लक्ष्मण की पत्नी, समझ रहे हैं, लक्ष्मण की पत्नी क्या नाम था, उर्मिला। उर्मिला का प्रेम किसी को नहीं दिखाई दिया। जैसे जलते दो चीज हैं, एक दीपक भी जलता है और एक पतंगा भी जलता है, लेकिन दीपक जलता है वो सकारात्मक जलना है उसका, दीपक जलता है उजाला देता है, लेकिन वही पतंगा भी जलता है क्योंकि दीपक और पतंगे में प्रेम है। क्या है, प्रेम है, और वो भी जलता है, लेकिन पतंगे का जलना सार्थक नहीं है और दीपक का जलना सार्थक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं बात को लेकर के आप देखते हैं उर्मिला घर में है, माता पिता की सेवा कर रही है, माताओं की सेवा कर रही है, दीपक जला करके राह देख रही है कि जो है लेटूं उसी धूल में लोट, मतलब ये रो रही है, विरह में पागल है। 12 साल 14 साल हो गया अपने पति से बिछड़े हुए। आज की पत्नियां कितनी लोग जो है 12 साल तक एक प्रकार से अपने पति का वेट कर सकती हैं, आप सोचिए कभी। उर्मिला, महाराज लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास रहे, उर्मिला घर पे माताओं की सेवा करती रहे। ऐसी बहू को काव्य प्रेमियों ने छोड़ दिया। ऐसी बहू या ऐसी स्त्री के मार्मिकता और ऐसी स्त्री के विरह का और ऐसी स्त्री के एक प्रकार से भावों का वर्णन आपको कविताओं में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त के काव्य में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको नहीं कहीं किताब में मिलेंगी और नहीं चीजें आपको कहीं पर मिल रही हैं, वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये हो गया द्विवेदी युग। फिर छायावाद आता है। छायावाद के 4 स्तंभ आपको पता होगा। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी, छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं पंत, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, छायावाद के एक प्रकार से महेश कहे जाते हैं, महाकाल कहे जाते हैं निराला जी, मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। छायावादियों के दुख में आप देखते हैं इतने दुखी हो जाओगे आप पढ़ते पढ़ते कि खुद ही एक प्रकार से वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वो और किसी कवि को नहीं दिखता, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दिखता है। तो वो चीजें जो है जो आप से कहीं ना कहीं पे छूट गई हैं, या आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे किताब से पढ़ने के बाद में, वो चीज़ें आपको अनुभव के माध्यम से। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अनुभव होता है, इसीलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपको बता दूं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सभी की विशेषताओं को, इन सभी से रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी बातों को गहराइयों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झरड़ी मछली, इस प्रकार से विरह गाथा। महादेवी वर्मा एक तरफ काव्य भी लिख रही हैं, एक तरफ गद्य भी लिख रही हैं। काव्य में जहाँ वो एक प्रकार से मैं नीर भरी दुख की बदली लिख रही हैं, वहीं गद्य में आप देखते हैं वो एक प्रकार से गिल्लू जैसे एक प्रकार से रेखा चित्र, रिपोर्टाज से लेकर के रेखा चित्र और संस्मरण भी लिख रही हैं।
तो इसी प्रकार से छायावाद के अधिकतर कवि निराल प्रसाद जी की आप देख लीजिए, ऐतिहासिक नाटक लिख रहे हैं, उस समय अतीत को एक प्रकार अतीत के गौरव की गाथा बता रहे हैं, और उधर कामानी ऐसा महाकाव्य लिख रहे हैं। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के उन मनोहारी पलों को एक प्रकार से अपनी लेखनी के माध्यम से संजोने का प्रयास करते हैं, जो लेखनी कहीं न कहीं पे आप देखिए प्रकृति को इतना सुरम्य और मनोरम बना देती है कि लोग एक प्रकार से प्रकृति के प्रति मनमुग्ध हो जाते हैं, प्रकृति एक प्रकार से प्रकृति के जाल में फंसे चले जाते हैं। वो है पंत जी। छायावाद की दुर्गा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। छायावाद के 4 स्तंभ है प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी। तो इन सभी के बारे में आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं, तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना। तो ये तो रहा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विभिन्न कालखंड हैं उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां। अब 2 इकाई में आपको ये पढ़ने के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इकाई 3 में। इकाई 3 में आपको आदिकालीन कवियों के बारे में जानना है, ठीक है। आदिकालीन कवियों में आपको 3 कवियों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। पहले कवि हैं भैया विद्यापति जी, दूसरे कवि हैं गोरखनाथ जी, और तीसरे कवि हैं आपको बता दूं अमीर खुसरो जी, ठीक है। तो विद्यापति जी की बात की जाए तो आदिकालीन कवियों में विद्यापति की रचना जो है विद्यापति पदावली है, और विद्यापति पदावली की बात की जाए तो इसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। विद्यापति पदावली एक रचना है, तो विद्यापति पदावली रचना से एक प्रकार से आपको बता दूं उसके संपादक है किताब जो आपको पढ़नी होती है। हालांकि मैं आपको पढ़ा दूंगा विस्तार से, इनकी जितनी भी ये है, राधा की वंदना आपको कविता पढ़नी है, श्री कृष्ण प्रेम पढ़ना है और राधा प्रेम पढ़ना है। तो इन सभी कविताओं की आपको व्याख्या पढ़नी है, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, इनकी आपको क्या पढ़नी है भैया, इनकी आपको व्याख्या पढ़नी है, ठीक है। तो इनकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, राधा की वंदना की व्याख्या, श्री कृष्ण प्रेम की व्याख्या और राधा प्रेम की व्याख्या। ये आपको 3 कविताओं की व्याख्या पढ़नी है। ये आपको किस पुस्तक में मिलेगा, ये आपको पुस्तक जो है वो है विद्यापति पदावली। कौन सी पुस्तक है भाई, विद्यापति पदावली पुस्तक है, और उसके जो संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण उसके संपादक हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद में आपके विद्वान हैं, कौन विद्वान है भाई, इसके बाद में गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचना है गोरखबानी। अच्छा, गोरखबानी के संपादक कौन है, गोरखबानी के संपादक की बात की जाए तो गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछा आता है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हैं एक प्रकार से गोरखबानी के संपादक हैं, और गोरखबानी में शब्दी लिखी है। शब्दी एक प्रकार से साखी शब्द रमैनी, ठीक है। तो शब्दी जो होता है वो पद होते हैं छोटे छोटे, तो उनके बारे में। तो गोरखबानी में शब्दी है, दोहे टाइप की होती है। तो शब्दी नंबर 2, 4, 7, 8 और 16, ये 2 और 3, 5 शब्दी आपको पढ़नी है गोरखनाथ की, और पद पढ़ने हैं गोरखनाथ के 10 नंबर पद और 11 नंबर पद। राग रामश्री जो रचना है, राग रामश्री से आपको 10वां पद और 11वां पद आपको पढ़ना है। अच्छा, इन पदों को आपको कहीं पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन पदों की जब व्याख्या करूंगा तो आपको एक प्रकार से ये पद आपको दिखाई पड़ेंगे और उनकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो की रचना है एक प्रकार से अमीर खुसरो व्यक्तित्व और कृतित्व। अमीर खुसरो व्यक्तित्व और कृतित्व रचना को लिखा है डॉक्टर परमानंद पंचाल ने। परमानंद पंचाल की रचना जो है अमीर खुसरो व्यक्तित्व एंड कृतित्व या व्यक्तित्व और कृतित्व, उसमें कव्वाली संकलित है कुछ, ठीक है। जैसे एक कव्वाली आपने सुनी होगी कुमार विश्वास जी के मंच पर या साहित्य तक के मंच पर, आप देखते हैं एक बिहार की लड़की है, आपने नाम सुना होगा उसका, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर लड़की का नाम आपने सुना होगा। तो उसने गाना बड़े अच्छे तरीके से गाया है कि तो से नैना मिलाई के, ठीक है। एक है ना कि लाज शर्म सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, ये एक कव्वाली है। तो इस कव्वाली को भी आपको पढ़ना है और इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। ये रचना अमीर खुसरो जी की है, ठीक है। तो अमीर खुसरो की जो रचना जो है कव्वाली घा फर्स्ट वाली उसको देखेंगे, यानी और गीत देखेंगे इनके जो संकलित हैं 4 और 13 नंबर। दोहे 5 दोहे इनके पाठ्यक्रम में है आपके, दोहा नंबर 5 या 5 दोहे हैं।
तो 5 दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 5 दोहे जो संकलित है अमीर खुसरो के, तो इस प्रकार से ये तमाम प्रकार की जो रचनाएं हैं इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अमीर खुसरो के दोहों के बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इन सभी के बारे में मैं एक एक करके जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित, जितनी भी कविताएं संकलित हैं, उन सभी कविताओं की आपको मैं व्याख्या बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका अमीर खुसरो। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है इकाई नंबर, आप देखिएगा इकाई नंबर 4। इकाई 4 में आपको पढ़ना है सगुण भक्तिकालीन कवि के बारे में, और इकाई 5 में आपको पढ़ना है निर्गुण भक्तिकालीन कवि। चूंकि आपको पता होगा कि भक्ति काल में 2 शाखाएं चलती हैं, एक शाखा है निर्गुण की और एक शाखा है सगुण की। निर्गुण भक्ति शाखा की अगर बात की जाए तो उसमें 2 धाराएं हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में जो 2 धाराएं हैं, एक पहली धारा है जो एक प्रकार से कबीरदास जी इसके संपादक हैं, कबीरदास उसको आगे बढ़ाते हैं, यानी इसको आप बोलते हैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक है प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी के एक प्रकार से सूफी मत है, उसमें खास करके आप देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी आपके पाठ्यक्रम में वहाँ संकलित हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत का एक खंड है मानसरोधक खंड, वहाँ से आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना पड़ेगा, उसकी व्याख्या आपको पढ़नी है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हालांकि ये चर्चा कर लेते हैं। तो खास करके सगुण भक्तिकालीन में आप देखते 2 शाखा, एक तो राम भक्त शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्त शाखा के प्रणेता आचार्य, अब प्रणेता कभी आपको पता होगा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी हैं। इसके अलावा और उसके बाद में आप देखते हैं जो सगुण भक्त शाखा में एक जो कृष्ण भक्त शाखा के प्रणेता हैं वो एक प्रकार से सूरदास जी हैं। सूरदास जी अच्छाप के कवियों में भी शामिल थे, और सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के एक लड़के थे, उनका नाम था बिट्टलनाथ। और भी तो बिट्टलनाथ जो थे वो एक प्रकार से उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। अष्टछाप के कवियों में ऐसे कवियों को शामिल किया जाता था जो कि कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहते थे, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे, ठीक है। तो उनमें गोरख मतलब कि जो बिट्टलनाथ थे, उन्होंने एक प्रकार से सूरदास को प्रथम स्थान दिया था, और सबसे प्रमुख कवि थे ये खास करके किसके भाई, तो ये थे सबसे प्रमुख कवि सूरदास जी। किसके? सूरदास जी सबसे प्रमुख कवि थे किसके भाई, किसके कवि थे? अष्टछाप के, ठीक है। अष्टछाप का संगठन किसने किया था? गोस्वामी बिट्टलनाथ ने किया था। किसके लड़के हैं वो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य कौन है? सूरदास जी के गुरु जी हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी वल्लभाचार्य का नाम दर्शन शास्त्र में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम इकाई 4 में हमको समझना है सगुण भक्तिकालीन कवियों के बारे में। सगुण भक्तिकालीन कवियों में पहला नाम है किसका भाई? सूरदास का। सूरदास जी की अगर बात की जाए, सूरदास जी जो हैं इनकी अगर बात करें तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि हैं। मैंने आपको बताया इनके बारे में कि भाई ये गोस्वामी बिट्टलनाथ के द्वारा बनाया गया जो अष्टछाप था उसके प्रमुख कवि हैं, और गोस्वामी बिट्टलनाथ के पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बचपन से ही एक प्रकार से इनको दिखाई नहीं देता था, एक प्रकार से अंधे थे, और अंधे होने के बावजूद जो है आप देखते हैं कि इतने ज़बरदस्त तरीके से ये वर्णन करते हैं किसी भी चीज़ का कि अगर आप इनके पदों को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये अंधे थे और जन्मांध थे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा होना। तो कुछ लोग इनको जन्म से अंधा हुआ स्वीकार करते, कुछ विद्वान नहीं भी स्वीकार करते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई जन्मांध थे, ठीक है। इनकी रचना है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार की अगर बात की जाए तो उसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। और दोहा नंबर उसका मतलब पद संख्या, दोहा नहीं लिखे, पद लिखते हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने अपने काव्य लिखे हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पद का गायन किया करते थे। इनके पद गे पद हैं, मतलब आप गा सकते हो उन पदों को। जैसे कि आप देखते हैं कि कहत कत परदेसी की बात, ठीक है, अखिया हर दर्शन की भूखी। इसी प्रकार से और भी हैं कि जो है खरिक दुहावन जाही, और मतलब ऐसे कई सारे पद हैं जो कि आप सूरदास जी के देख सकते हैं कि अखिया हर दर्शन की भूखी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो भ्रमर गीत सार में जो पद संख्या है 7, पद संख्या 21, पद संख्या 23, 24 और 26, तो ये एक प्रकार से आपको भ्रमर गीत सार जो कि उसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
तो उस रचना का एक प्रकार से ये 7, 21, 23, 24 और 26 ही आपको पढ़ना है। हालांकि ये सभी पदों की व्याख्या मैं करूंगा और इन सभी पदों की व्याख्या को, पदों को भी दिखाने का प्रयास करूँ क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आया हुआ है पिछली बार, इन सभी चीज़ों पर फोकस रहेगा। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, इसके बाद में हमको पढ़ना है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के बारे में। अच्छा, गोस्वामी बाबा की रचना कौन सी है? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की अगर बात की जाए, श्री रामचरितमानस की अगर बात की जाए तो श्री रामचरितमानस जो है उसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और किस भाषा में की है? अवधी भाषा में की है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था भाई, मैं आपको बता रहा था कि भाई जो गोस्वामी बाबा हैं इनकी यानी गोस्वामी तुलसीदास जी इनकी रचना है श्री रामचरितमानस। इसके अलावा इनकी 12 रचनाएं जो है वो बड़ी फेमस रचनाएं हैं, मतलब 12 रचनाएं जो है इनकी प्रमाणिक सिद्ध हुई हैं। बाकी रचनाओं पर रिसर्च हुआ है, लेकिन 12 रचनाएं जो है उन पर प्रमाण यानी मोहर लग चुका है। ठीक है, अब बात की जाए श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस जो है इसका एक प्रकार से जो संपादन किया है वो गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो रामचरितमानस है उसी का एक कांड है। आपको बता दूं रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछता है कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। ठीक है, आप देखिएगा, पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड आप देख को पता होगा कौन सा कांड है, भाई अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, चौथा कांड हो गया, 5वां कांड सुंदर कांड, 6वां कांड लंका कांड और 7वां कांड आपका है एक प्रकार से उत्तर कांड। अच्छा, लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। अरण्य कांड को एक प्रकार से जंगल कांड भी कहा जाता है, जंगल, अरण्य माने जंगल होता है। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस की अगर बात की जाए तो रामचरितमानस जो रचना है इसका जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड का दोहा 28 से लेकर के दोहा 41 तक आपको पढ़ना है। अच्छा, दोहा 28 से 41 में आपको पढ़ना क्या है, इसकी जो कथानक है मैं आपको एक बार समझा दूं थोड़ा सा। इसमें आपको पढ़ना है कैकेयी के बारे में, कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में जो एक प्रकार से जो वरदान वाला होता है कि भाई 2 वरदान मांगना है। एक बार देवासुर संग्राम में क्या हुआ कि देवासुर संग्राम चल रहा था और महारानी कैकेयी जो थी एक प्रकार से वो बड़ी सुंदर भी थी और महारानी कैकेयी जो थी उनको महारानी की पदवी प्राप्त थी। कौशल्या और सुमित्रा जो थी वो एक प्रकार से वो खास करके उनको रानी कहा जाता था, लेकिन महारानी जो थी वो कैकेयी थी। कैकेयी मतलब मियन रानी एक प्रकार से मान सकते हैं। तो वो युद्ध में भी, युद्ध कला में भी प्रवीण थी, कैकेयी नरेश की पुत्री थी। तो राजा दशरथ से उनकी शादी हो गई थी। तो अब राजा दशरथ जो थे जब जा रहे थे देवासुर संग्राम में, तो उन्होंने एक प्रकार से जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उनके जो चक्का होता है रथ का, उसकी बीच में एक प्रकार से जो डंडा होता है जिससे चक्का चलता है, तो वो निकल गया। ठीक है, तो उसके स्थान पर उन्होंने अपनी उंगली एक प्रकार से कैकेयी ने लगा दी थी और चक्का रुका रहा और राजा दशरथ युद्ध लड़ते रहे और जीत गए युद्ध में। ठीक है, तो ये एक प्रकार से राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारी ऐसी अगर पत्नी हो तो इन्हीं को अर्धांगिनी कहा जाता है और इसीलिए मैं आपको 2 वरदान एक प्रकार से आप जो भी चाहो मांग लो, 2 वचन हम आपको दे रहे हैं, आप जो चाहो मांग लो। तो वो वरदान कैकेयी कहती कि अभी कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूँगी आपसे। तो वही बात हो जाती, फिर घर पे चले आते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि अच्छा कहीं कहीं पर ये भी वक्तव्य मिलता है कि जब वहाँ से लौट रहे थे देवासुर संग्राम से कैकेयी और राजा दशरथ, तो रास्ते में किष्किंधा पड़ता था। किष्किंधा का नरेश उस समय था बाली, राजा बाली जो था, बंदर राज बाली। तो बाली जो था वो एक प्रकार से बड़ा बलशाली था, उसके सामने से जो लड़ता था आदि शक्ति उसके पास हो जाती थी। तो जब वो आ रहे थे राजा दशरथ, तो उधर से क्या हुआ कि बाली की सेनाओं ने उसको रोका कि भाई रुक, जो है पहले टैक्स दे दे फिर उसके बाद जाना है। अच्छा, नियम राजा दशरथ ने जब देखा कैकेयी को, कहा कि भाई सुंदर रानी है, तो उसने 3 प्रस्ताव रखा। या तो भाई मेरे से युद्ध कर ले, तो राजा दशरथ की सेना भी थकी हुई थी और राजा दशरथ स्वयं भी थके हुए थे। ठीक है, उनका तो ऐसी स्थिति में नहीं थी कि भाई युद्ध कर सकती थी। तो उसने कहा कि भैया तो फिर कैकेयी को मुझे दे दे, तो कहा वो भी नहीं हो सकता। फिर कहा कि आप मुकुट मुझको दे दे, चूँकि तो मुकुट जो राजा दशरथ का था बड़ा अयोध्या के, चूँकि कौशल नरेश थे, अयोध्या के नरेश थे, तो इनका मुकुट बड़ा शानदार था। तो उसी मुकुट को एक प्रकार से उसने मांगा, कहा कि भाई मुकुट दे दे तो मुझको जाने दूंगा। तो कहा ठीक है मुकुट ले ले। तब मुकुट राजा बाली को राजा दशरथ जी ने दे दिया। अब जब राजा बाली ने मुकुट ले लिया, मुकुट एक प्रकार से तो वो राज मुकुट था, और जब राज मुकुट एक प्रकार से शान होती है एक राजा की, तो एक प्रकार से जान लीजिए कि एक शान या इज्जत टाइप की चली गई।
तो ऐसे में जब यहाँ पर आते हैं घर पर, तो कैकेयी एक प्रकार से उसको ध्यान रहता है कि भाई राज मुकुट है नहीं। तो जब एक दिन पहले बात होती है राम के राज्याभिषेक की, तो कैकेयी सोचती है कि जब राज मुकुट है ही नहीं तो किस प्रकार से एक प्रकार से राजा का राज तिलक होगा, राज मुकुट के बिना कैसे हो जाएगा। तो जब ये सोचती है वो कैकेयी, तो इसीलिए उसने कहा कि भाई अब राम को वन के लिए भेजो, और वन जाएंगे तो रास्ते में किसकिंदा पड़ेगा, तो ये जरूर ना कुछ होगा। तो ये एक प्रकार से एक पहले से वो ये जानती थी, ज्ञानी थी मेरे हिसाब से लग रहा है, ठीक है, कैकेयी बहुत ज्ञानी थी। तो इसीलिए शायद उसने ऐसा किया, राम जी को भेजा। हालांकि विधि विधान की माया, ठीक है। तो कुछ विद्वान ये बताते हैं, और जो पुराने रामायण है या जो अलग के रामायण है वहाँ पर आपको दक्षिण भारत में ऐसे आपको एक प्रकार से दृष्टांत मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि भाई वो चीज़ थी। तो वही का पूरा खंड है कि कैकेयी वर मांगती है, और राजा दशरथ कहते हैं कि भाई प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, कहा करते थे आप यही बात। और खूब धृष्टति है राजा दशरथ को, और वही चीज़ तुलसीदास जी वहाँ पर बयां कर रहे हैं, और मैं उसको विस्तार से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ना है। रामचरितमानस जब आप पढ़ते हो, अच्छा रामचरितमानस की एक खासियत है कि रामचरितमानस में भगवान की प्रार्थना सबसे पहले से रामचरितमानस की शुरुआत होती है किस श्लोक से? वह अक्षर से रामचरितमानस शुरू हुआ है और वह अक्षर पर खत्म हुआ है, वर्णानाम और संघानाम। और लास्ट लंका कांड, जब आप उत्तरकांड का संस्कृत वाला लास्ट पढ़ेंगे तो वह अक्षर मानवः। और मंगलाचरण क्या है शुरुआत का? बालकांड में वर्णानाम वर्षंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक स्टोरी आपको और बताता हूँ तुलसीदास की। तुलसीदास जब एक प्रकार से रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उस समय जो साधु संत थे, चूंकि तुलसीदास क्यों फेमस हुए, अवधि में उन्होंने रचनाएं लिखी। चूंकि उस समय बहुत सारे साधु संत थे, लेकिन संस्कृत भाषा बहुत जटिल भाषा थी। चूंकि कहा जाता है कि भाई संस्कृत भाषा के बारे में एक श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। मतलब भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी है संस्कृत भाषा, और उसके काव्य मधुर हैं, उसमें जो छंद है, जो वर्ण है, ये सब मधुर हैं, अच्छी है। लेकिन जो अगर आप उसको पढ़ने में सक्षम है तो मधुर है, तो अच्छी है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो जटिल है, कठिन है, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि भाई अवध प्रांत में हैं राम जी, अवधि मतलब यहाँ पर पैदा हुए थे, अवधि बोली यहाँ की लोक बोली है, लोक भाषा है, तो क्यों ना इसी भाषा में इसको लिखा जाए। जब अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास महोदय कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने उनका खूब विरोध किया, और जब उनका खूब विरोध होना प्रारंभ हो गया, तो ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रकार से लिखना प्रारंभ किया, लिखना जारी नहीं रखा, तो उन्होंने मंगलाचरण लिखना प्रारंभ किया, ताकि जो है किसी को ये ना लगे कि तुलसीदास केवल अवधि जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं। तो तुलसीदास के संस्कृत का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बोधगम्यता का उदाहरण है। संस्कृत को एक प्रकार से आप समझ सकते हैं उनके मंगलाचरण से। सुंदरकांड में आप देखते हैं क्या लिखते हैं, शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिसम वेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम मरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तियम प्रयक्ष रघुपुंगवा निर्भरामि में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम चा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के बारे में कहा जा रहा है, हेम शैलाभदेहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, मतलब सबसे पहले उनकी गिनती होती है, अग्रणी है ज्ञानियों में हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण धानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातियातम नमामि। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये मत जानो, हल्के में मत लो कि मैं केवल, साधु संतों ने विरोध किया इनका कि भाई अवधि में क्यों लिख रहे हो संस्कृत भाषा में, तो कहा वो नहीं है भाई, क्या भगवान हिंदी या अवधि नहीं जानते हैं? भगवान एक प्रकार से हर भाषाओं के ज्ञाता, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के एक प्रकार सारे संसार के रसों को पान करने वाले हैं, सारे संसार के भोगों को ग्रहण करने वाले हैं। आनंद माने मुंह, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्तावर जोगी, मतलब बिना बाणी के, बिना जिह्वा के बहुत बड़े वक्ता हैं वो, भगवान की बात मैं कर रहा हूँ। अगुनय
अगुणय सगुणय नहीं कछु भेदा, तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास केवल सगुण के कवि नहीं हैं, तुलसीदास निर्गुण के भी कवि हैं। तुलसीदास समन्वय के कवि हैं, समन्वय की विराट चेष्टा है तुलसीदास में। तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा इसलिए है क्योंकि वो निर्गुण और सगुण की बात करते हैं। वो एक प्रकार से मनुष्य और ईश्वर की बात करते हैं। वो एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम, एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार से वो ईश्वर और मनुष्य में, परमात्मा और आत्मा में, निर्गुण और सगुण में, सभी में एक प्रकार से जो द्वंद्व चल रहा होता है, संस्कृत और लोक भाषाओं का द्वंद्व, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का द्वंद्व, इन सभी द्वंद्वों का एक प्रकार से खात्मा करने का काम तुलसीदास करते हैं। ये हैं तुलसीदास। तुलसीदास को हल्के में मत लीजिए, वो तुलसीदास ही है। और उन्हीं का रामचरितमानस का अयोध्या कांड का आपको दोहा संख्या 28-41 पढ़ना है। बहुत सौभाग्य है कि हमको ये पढ़ना है और पढ़ेंगे विस्तार से। आगे देखिए, इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है भाई? इकाई 5 में आपको कबीरदास के बारे में पढ़ना है। कबीरदास की रचना। अच्छा, कबीरदास की बात की जाए तो कबीरदास की जो रचना है, खास करके एक ही रचना, खास करके डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अगर बात की है तो उन्होंने संपादन किया है कबीरदास नाम से, ठीक है। उसमें है गुरुदेव को अंग और बिरह को अंग। तो गुरुदेव को अंग का जो एक प्रकार से 1, 6, 11, 17 और 20 ये दोहा पढ़ना है हमको। बिरह को अंग से 4, 10, 12, 20 और 33, यानी 5 दोहा ये, 5 दोहा ये, ठीक है। 10 दोहा कबीरदास से पढ़ना है, एक वीडियो में हो जाएगा काम। तो ये कबीरदास के बारे में हमको पढ़ देना है। कबीरदास जो हैं ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रणेता है। निर्गुण की बात करते हैं। वो एक प्रकार से कबीर के राम और तुलसी के राम में बहुत अंतर है। कबीर के राम एक प्रकार से उनका कोई रूप नहीं है, ठीक है, और तुलसी के राम जी का साकार रूप है, ठीक है। वो निर्गुण को भी उपासना, मतलब निर्गुण को भी एक प्रकार से सगुण का ही एक रूप मानते हैं, लेकिन कबीरदास जो है वो केवल निर्गुण को ही एक प्रकार से मानते हैं। और कबीरदास कवि बाद में है, पहले एक संत हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए जुलाहे परिवार में रहते थे, तो जुलाहे का काम भी किया करते थे कबीरदास, ठीक है। इसके अलावा इनके पुत्र थे कमाल और कमाली, ठीक है। रत्नावली से तुलसीदास का विवाह हुआ था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कबीरदास की पत्नी का नाम बताओ, आप बताओ कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? नीरू नीमा इनके माता पिता थे, ठीक है। नीरू इनकी माता का नाम, नीरू और नीमा, नीरू और नीमा मतलब नीरू इनके पिताजी, माता नीमा, तो इस प्रकार नीरू नीमा। कमाल कमाली पुत्र थे, ठीक है। और कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था भाई? बिल्कुल लोई नाम था कबीरदास की पत्नी का। क्या नाम था? लोई, ठीक है। और उन्हीं लोई से कमाल और कमाली दो एक प्रकार से एक लड़की एक लड़का उत्पन्न होते हैं, तो ये कबीरदास के पुत्र हैं। तो इनके बारे में हमको जानना है। इसके बाद में जायसी के बारे में बात किया तो जायसी जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की अगर बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये एक प्रकार से क्या हैं भाई? ये एक प्रकार से सूफी विचारधारा से रिलेटेड हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी रचना है, इसका संपादन किया है स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की है तो अच्छा, जो जायसी की रचना है पद्मावत, उसी का मानसरोधक खंड है। उसी खंड से एक प्रकार से 1 से लेकर के 6 पद जो है शुरुआत के, वो आपको पढ़ना है मानसरोधक खंड से, ठीक है। सरवर तीर पद्मिनी आई, ठीक है। खोपा खोल मतलब जो बाल का जो जूथा होता है, बाल खोल करके नहाने स्त्रियां जाती हैं, तो पद्मिनी अपने सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए आती है। और उसी का वर्णन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से नहाने आती है, नहाते वक्त क्या क्या बातें करती हैं सखियाँ, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पद्मावती रानी। इकाई 6 में आप देखिएगा रीतिकालीन कवियों के बारे में आपको पढ़ना है। रीतिकालीन कवियों में खास करके केशवदास जो हैं वो रीतिबद्ध परंपरा से हैं। उनकी रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया की अगर बात की जाए तो कवि प्रिया जो है उसका संपादन प्रिया प्रकाशन से हुआ है। लाला भगवान दीन ने संपादन करवाया है। और उसके तृतीय प्रभाव से कवि प्रिया के 1, 2, 4 और 5 ये पद आपको केशवदास के पढ़ने हैं। इसके बाद में बिहारी लाल की अगर बात की जाए, रीति सिद्ध परंपरा से रहे बिहारी लाल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रीतिबद्ध का मतलब होता है कि वो अलंकार, रस, छंद इन सभी में बंद करके रचनाएं लिखा करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे, ठीक है। कवियों मतलब कि नक्सिक वर्णन किया करते थे, ठीक है, ये सब था। बिहारी लाल में आप देखते हैं
एकदम से सब चीज़ जानते हैं, रस छंद अलंकार के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उतना लिखते नहीं हैं। एक प्रकार से ना तो मुक्त हैं और ना ही बंधे हुए हैं किसी से। बिहारी लाल, बिहारी रत्नाकर जो एक प्रकार से रचना है इनकी, बिहारी रत्नाकर जो या बिहारी सस्सई जो है रचना है, बिहारी सस्सई का संपादन करवाया था बिहारी रत्नाकर नाम से। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक प्रकार से इसका प्रकाशन करवाया था। तो शुरुआत के 10 दोहे पढ़ने हैं बिहारी लाल के, बात ध्यान रखिएगा। ओके। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो भाई वही घाव हम लोगों को देखना, गंभीर घावों से आगे बढ़ना है। हमने कहा भी था कि भाई वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। तो देखते हैं कि भाई बगल से निकल पाते हम लोग कि नहीं निकल पाते हैं। घाव लगता है गंभीर या थोड़े से घाव से छुटकारा मिल जाता है, चर्चा करेंगे। तो बिहारी लाल के वो दोहे पढ़ने हैं, 10 दोहे शुरुआत के, उसको चर्चा करेंगे। घनानंद इसके बाद में आते हैं। घनानंद रीति मुक्त विचारधारा से हैं, रीतियों में नहीं बंधे हुए हैं। आशा करता हूँ कि कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, खुल करके जीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं खुल करके सुजान से। दरबार में थे, सुजान से बताए हुए भी नहीं थे कि भाई तुमसे प्रेम करता हूँ, बस वैसे नैनाचार होता रहा कि भाई आंखें से आंखें मिलती नहीं, ऐसे होता रहा। तो एक दिन राजा से कुछ हो गई, झटपट हो गई, तो हाथ पकड़ा सुजान का, सुजान चलते हैं, चलो नहीं रहना यहाँ पर। राजा ने कहा भाई कहाँ? सुजान से कहा या तो तू इसके साथ जाएगी या तो यहीं रहेगी। सुजान ने सोचा इसके साथ जाऊंगी तो क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, और राजा के साथ रहूंगी, राजा के दरबार में रहूंगी तो नृत्य वगैरह होता रहेगा तो हमारा पेट पलता रहेगा। तो वो सुजान जो थी वो इनके साथ नहीं जाती है, और इसी बात को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दिल पे ले लेते हैं घनानंद। और जब दिल पे ले लेते हैं तो उसके बाद में वो सुजान हित भी लिखते हैं, और सुजान को लेकर के कई सारी रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। और घनानंद जो एक प्रकार से विरह काव्य, विरह समझ रहे हैं ना, तो वो विरह का काव्य जो है आपको घनानंद के काव्य में आपको मिलेगा। सुजान हित वही आपको देखना है। सुजान हित का फर्स्ट और चौथा और 7वां ये पद आपको पढ़ने घनानंद के, ठीक है। तो ये हमको पढ़ लेना है। इसके बाद में इकाई नंबर हम लोग चर्चा करेंगे। इकाई नंबर एक मिनट, हाँ, इकाई नंबर है यहाँ पर 7, आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवियों में खास करके नाम आपका आता है कौन, किसका भाई? आधुनिक कालीन कवियों में खास करके नाम आता है आपका, पहले तो भारतेंदु जी का नाम आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु युग एक प्रकार से काव्य का युग है और भारतेंदु जी के नाम पर ही है। तो भारतेंदु जी एक प्रकार से उनकी रचना है मातृभूमि, मतलब मातृभाषा पर प्रेम के दोहे इन्होंने लिखे हैं। भाषा पर प्रेम के दोहे इन्होंने कई सारे लिखे हैं, जैसे निज भाषा उन्नति यहाँ सब उन्नति को मोल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल, ठीक है। ये सब हमको पढ़ना और विस्तार से हम जानेंगे। दूसरी रचना इनकी, दूसरी कविता है रोकहु जो तो अमंगल होए, प्रेम नसें जो कहाए पिए जाइए, जो कछु न कहाएं तो प्रभु, मतलब कि जो कछु कहाएं तो प्रभुता, जो कछु न कहाएं तो प्रेम नसाइए। मतलब एक स्त्री है, उसका पति प्रदेश जा रहा होता है और स्त्री की विडंबना ये, मतलब स्त्री की एक प्रकार से समस्या ये है कि वह स्त्री ना तो उस पति को रोक सकती, क्योंकि गांव में अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अगर आप उससे पूछते हो कि भैया कहाँ जा रहे हो, या आप उसको रोकते कि मत जाइए, तो अमंगल होता है। उसको कहते हैं कि टोक दिहो, यह गाँव कहीं है। तो एक तो ये स्त्री सोच रही कि अगर मैं रोकती हूँ तो अमंगल होता है, और ये कहती हूँ रोकहु जो तो अमंगल होए और प्रेम नसें जो काहे पिए जाइए। अगर कोई पत्नी अपने पति से ये कहती है कि पतिदेव आप परदेश क्यों नहीं चलाए थे कमाने, तो पति सोचेगा कि इसका लगता है कि कहीं इधर उधर मामला है, इसीलिए हमको भगा रही है घर से। प्रेम नसें, प्रेम नष्ट हो जाएगा अगर ऐसा कहती हूँ तो। जो कछु न कहो तो प्रभुता, अगर कुछ नहीं कहती हूँ तो एक प्रकार से दिक्कत है, और कुछ कहो तो मतलब इसी प्रकार से आगे है, हम चर्चा करेंगे। 4 लाइनों का एक प्रकार से रचना है, तो उन 4 लाइनों की व्याख्या हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो यही है कि वो अब दुविधा में फंसी हुई है वो स्त्री नायिका कि अब वो क्या कहे।
तो लास्ट में वो स्वयं कहती है कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या आपको बताऊं, अब आप ही हमें समझाइए कि हम क्या करें इस सिचुएशन में कि आप जा रहे हो तो मैं आपको ना रोक सकती हूँ, ना टोक सकती हूँ, ना आपसे कुछ कह सकती हूँ, ना आपको जाने के लिए कह सकती हूँ, ना रुकने के लिए कह सकती हूँ। अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ, आप सोचिए कि वो क्या करें। तो रोको जो तो अमंगल होए, प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कुछ न कहो तो लघुता, और जो कुछ कहो तो मतलब इसी प्रकार से आगे है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है पंक्तियाँ, चर्चा करेंगे। आगे रचना है ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, ये भी रचना इन्हीं की है, तो इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। छोटी छोटी कविताएं हैं, इनकी व्याख्या हमको चर्चा करनी है। इसके बाद में बात करेंगे छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे पिलर हैं छायावाद के, जो पिलर एक प्रकार से बहुत मजबूती के साथ छायावाद को रोके हुए हैं। छायावाद के परिवर्तन का श्रेय भी कहीं ना कहीं पे जयशंकर प्रसाद को जाता है। गद्य पद दोनों में काम किया, और इनकी रचना है कामायनी महाकाव्य, बड़ी फेमस रचना है। खास करके कामायनी में 15 सर्ग हैं, आपको बता दूं, और 15 सर्ग में से जो श्रद्धा सर्ग है आपका, वो सर्ग आपका जो है उसके 10 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, प्रथम 10 पद, ठीक है, और उसी को पढ़ना है आपको। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। इसी प्रकार से कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मतलब प्रेमी जब आता है तो ऐसा लगता है कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत के दूत। जिस प्रकार से जब बसंत आता है, हरा भरा मौसम होता है, तो जैसा अच्छा लगता है देखने में, हवा चलती है और पत्ते हिलते हैं, बारिश होती है रिमझिम, तो वो मौसम सुहाना लगता है। तो ही कहता है कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि इस पतझड़ में नए नए कल्ले की भांति तुम कौन हो, सुकुमार, सुंदर सुंदर कुमार, कौन हो तुम, प्रश्न करती है ना। ये घन तिमिर में चमला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, आहा। तो ये है, इसको पढ़ना है। इसके बाद में हम लोगों को आगे पढ़ना है आंसू के प्रथम 5 पद। आंसू जो एक विरह काव्य है, एक प्रकार से इसको मेघदूत कहा जाता है। आंसू रचना को हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आंसू का प्रथम 5 पद हम देखेंगे, और इसके बाद में अगले जो कवि हैं आपके वो हैं निराला जी, छायावाद के विष्णु जी। छायावाद के विष्णु जी की बात की जाए, छायावाद के ब्रह्मा जो है महेश, छायावाद के शंकर भगवान कहे जाते हैं ये निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक प्रकार से पत्नी जी का देहांत हो जाता है, पुत्री जो थी उनका भी देहांत हो जाता है, ठीक है। उनका नाम था कुछ मेरे हिसाब से सरोज, इनकी पुत्री का नाम था सरोज। उन्हीं सरोज के मर जाने पर सरोज स्मृति इन्होंने लिखा था। और बहुत ज़्यादा बेचारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में, बहुत ज़्यादा, अगर कोई व्यक्ति निराला जी की अगर बात की, त्रिपाठी जी बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में एक प्रकार से इतना ज़्यादा वो आई, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दुख आया कि क्या बताएं। इनकी रचना है वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, ठीक है। तो ये रचना हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। फिर तुलसीदास रचना है, उसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। प्रारंभ के 10 पद तुलसीदास रचना से देखेंगे, तुलसीदास पर उन्होंने लिखा है ये, ठीक है। और एक रचना है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। एक लड़की है जो सड़क किनारे बैठी हुई है, शायद ये जा रहे थे इधर से निराला जी, और देखा कि भाई लड़की बैठ करके पत्थर तोड़ रही है, छोटी सी है, अभी मुश्किल से अभी यौवन शुरू ही हो रहा है, और उस समय पत्थर बैठ करके तोड़ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से उस टाइप का एक प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं छायावादियों पर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने दुख के माध्यम से दूसरे के दुख को समझने का प्रयास किया या समझाने का प्रयास किया। तो इन सभी रचनाओं को पढ़ेंगे, निराला जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर पंत जी के बारे में चर्चा करेंगे। पंत जी मतलब क्या हो गया, सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं ये, और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं ये, ठीक है। मौन निमंत्रण की रचना बड़ी जबरदस्त है। प्रथम रश्मि मतलब जो सूर्य की पहली किरण होती है उसको प्रथम रश्मि कहा जाता है।
तो प्रथम रश्मि की रचना बड़ी जबरदस्त कविता है। प्रथम रश्मि का आना रंगिड़ तूने कैसे पहचाना। रंगिड़ माने होता है चिड़िया। चिड़ियों को पहली किरण कैसे पता चल जाती, ची 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 करने लगती सुबह सुबह आप उठो 4-4 बजे तो, ठीक है। तो प्रथम रश्मि का आना रंगिड़ी तूने कैसे पहचाना। तो ये जो है प्रथम रश्मि आप गायन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बड़ी जबरदस्त कविता है और पूरी व्याख्या मैं समझूंगा इसके बाद में यह धरती कितना देती है, ये भी रचना इन्हीं की है, बड़ी फेमस कविता है। तो इन तीनों कविताओं की व्याख्या हमको देखनी है। इसके बाद में महादेवी वर्मा जी की अगर बात की जाए, छायावाद की दुर्गा, तो छायावाद के 4 कवि हैं, ठीक है। और देखिए द्विवेदी युग के कोई कवि नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, उसके अंदर द्विवेदी का कोई कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद और निराला और पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों जो है छायावाद की हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी की रचना है बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, तो ये रचना है इनकी कविता है, उसको पढ़ेंगे। दूसरी इनकी कविता है फिर बिकल है प्राण मेरे, और तीसरी रचना है यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, ठीक है, लगातार जलने दो। तो यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, फिर बिकल है प्राण मेरे, बीन हूँ मैं रागनी भी हूँ, ठीक है। ये कविताएं हैं महादेवी वर्मा जी की। इन तीनों कविताओं की हमको व्याख्या देखनी है। इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है अगली इकाई में। देखिए अगली इकाई जो है आपकी, उसमें क्या पढ़ना है, 8वीं इकाई में। आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, जो कोर्स व्यक्ति अगर आप इन सभी का कोर्स पूरा लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर आप लोग व्हाट्सएप पे SMS करिएगा। आपको एक ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, गर्ल्स बॉयज़ का ग्रुप अलग अलग होगा, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है, और अपने कॉलेज का मतलब अपने यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख करके या कॉलेज का नाम आप लिख करके सेंड कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों का लिख दीजिएगा, और हो सके तो यूनिवर्सिटी का लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप सेंड करेंगे। मात्र 100 रुपये में संपूर्ण सिलेबस को आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर जैसे SMS करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं आपके पास व्हाट्सएप पर एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। और जैसे ही आप 100 रुपये उस पर सेंड करोगे, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करवा देना, चाहे जिससे भी आप सेंड करवा दीजिए, आपके बगल में गांव में आपके भाई कोई भी हैं जो भी आप UPI माध्यम यूज करते हैं, पेटीएम फ़ोन पे जो भी कुछ यूज करते हैं, वो स्कैनर पे आप जैसे स्कैन करेंगे वो तुरंत वो पे कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये पे करेंगे, तुरंत जैसे सक्सेसफुल होगा, तुरंत आप लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे पास उसको सेंड कर दीजिएगा। इस नंबर पर आपको नहीं करना, मैं स्कैनर सेंड करूँगा, उसी स्कैनर पर ही आपको करना है। तो जैसे ही उस पर आप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड कर देंगे, उसके बाद में मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा और उसी ग्रुप में आपको PDF वगैरह भी मिलती रहेंगी, और इन सभी की क्लासेस जो होंगी वो आपको एक प्लेलिस्ट में मैं बना करके सेंड कर दूंगा। तो उसमें क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, विस्तार से आप उन क्लासेस को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है लगभग कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब कुछ क्लासेस जो हमारे पास हैं, कुछ क्लासेस और होती रहेंगी, कुछ क्लासेस अभी मैं लगातार पढ़ाऊंगा। तो उन सभी को इकट्ठा करके पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो होगा वो वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और PDF नोट उसके साथ साथ आपको मैं ग्रुप में जो नया नया बनाऊंगा, जो मॉडल पेपर नया नया बनाऊंगा, जो प्रैक्टिस सेट बनेगा, वो आपको PDF फॉर्म में आपको मिलता रहेगा यहाँ पर, और बाकी यूट्यूब पर आपको मॉडल पेपर वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर और भी चैप्टर्स मैं दूंगा, इसके और भी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको कोर्स संपूर्ण पूरा सिलेबस, चूंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर जी पूरा चाहिए, तो इसीलिए हमने 100 रुपये में मात्र रखा, क्योंकि इतना सिलेबस आपको मात्र 100 रुपये में पूरी की पूरी हिंदी साहित्य आपको प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाने का एक प्रकार से पूरा ठेका। तो आप सोचिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोगों के लिए मात्र 100 रुपये बस, और 100 रुपये सभी लोग इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, तो आप लोगों को बस यही करना है, हमारे नंबर 91 61 93 60 62 पर आपको व्हाट्सएप SMS करना है। आप कहेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, और आप तुरंत हमारे पास कहेंगे कि सर जी हमको कोर्स लेना है BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का। मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास सेंड करना होगा, और जैसे आप सेंड करेंगे मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, और उसी ग्रुप में आपको या जो पहले से क्लासेस हो चुकी है उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से मैं दे दूंगा, और आप लोग एंजॉय करते रहिएगा, ठीक है, मतलब पढ़िएगा खूब ध्यान से, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
अगला जो आपका इकाई है 8वीं इकाई है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। छायावादोत्तर मतलब होता है छायावाद के बाद के कवि। अब छायावाद के बाद में आपका आता है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ठीक है, नई कविता और इसके अलावा समकालीन कविता, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसी में नाम आता है प्रयोगवाद में अज्ञे का, 4 सप्तकों का संपादन किया अज्ञे ने, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं अज्ञे को लेकर के, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अज्ञे के बारे में। नदी के दीप इनकी रचना, इसके बारे में, यह दीप अकेला और कलगी बाजरे की, ये अज्ञे की 3 कविताएं हैं जिसकी व्याख्या हमको करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है मुक्ति बोध के बारे में। गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम है। इनकी रचना है एक भूल गलती और दूसरी कविता है विचार आते हैं। तो भूल गलती और विचार आते हैं, ये 2 कविताएं गजानन माधव मुक्ति बोध की हमको पढ़नी है। इसके बाद में हमको नागार्जुन के बारे में देखना है। नागार्जुन की बात की है तो बाबा की उपाधि इनको दी जाती है नागार्जुन को, ठीक है। नागार्जुन की कविता है अकाल और उसके बाद, और बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ठीक है। तो ये कविता हम पढ़ेंगे। दोनों कविताओं की व्याख्या, छोटी छोटी कविताएं हैं, विस्तार से हम लोग चर्चा कर देंगे, पूरा मैं आपको व्याख्या समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती की रचना है बुआई का गीत, इसको पढ़ेंगे। फिर कविता की मौत, ये भी रचना है। कविता की मौत एक प्रकार से दूसरे तार सप्तक में प्रकाशन हुआ। दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन का श्रेय भी अज्ञे को आता है। 3 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ अज्ञे के द्वारा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो धर्मवीर भारती की रचना है बुआई का गीत, कविता की मौत, और एक प्रकार से 2 कविताएं आपको पढ़नी है। इसके बाद में सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जो है उनकी भी आपके पाठ्यक्रम में कविता संकलित है। एक तो मोचीराम कविता है, मोचीराम कविता के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी जबरदस्त कविता, इसकी व्याख्या देखेंगे। और दूसरी कविता है रोटी और संसद, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो छोटी सी कविता है, तो इन दोनों कविताओं की व्याख्या हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है हिंदी साहित्य में शोध। तो सबसे पहले हम शोध के अर्थ को समझेंगे, शोध की परिभाषा को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग शोध की प्रविधियों के बारे में जानेंगे, यानी शोध का जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है उसके बारे में, और शोध के कौन कौन से अंग होते हैं, शोध के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे, और शोध का महत्व क्या होता है उसको समझेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण सिलेबस को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जिन छात्र छात्राओं को कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में आपको संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। PDF नोट्स भी मिलेंगे और आपको क्लासेस उसमें मिल जाएंगी। तो आप सीरियल से क्लासेस लगी होंगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके, इस प्रकार से आप लोग आसानी से उन सभी चैप्टर्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, हो सकता है डेली एक एक क्लास मिले, और आपको मतलब आपके पेपर तक आते आते संपूर्ण सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी से, इसीलिए हमने देखा कि अभी से अगर आपको कोर्स लेना है तो आप तुरंत हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर आप व्हाट्सएप करिएगा, तुरंत मैं आपको वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करूंगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आपको हिंदी का मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो सब आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में ही अब उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो 100 रुपये का आप कोर्स लेंगे, जिस ग्रुप से आपको ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको जब आगे आप 2nd सेमेस्टर में जाएंगे, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे तो उस ग्रुप में वो नया ग्रुप को एक प्रकार से मॉडिफाइड करता रहूंगा मैं 2nd सेमेस्टर में, उसके लिए कुछ मटेरियल देता रहूंगा। तो ग्रुप में जुड़ने का बहुत सारा फायदा आपको मिलता रहेगा, हमसे आप डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, ठीक है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप व्हाट्सएप पे SMS कर पाएंगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो BA से रिलेटेड आपको मात्र 100 रुपये में सारी चीज़ें मिलेंगी। और भी सब्जेक्ट के जो चीज़ें, नोट्स वगैरह या फिर जो मॉडल पेपर होंगे उनके PDF नोट्स जो होंगे आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है हमारा जो है एप्लीकेशन उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन पर अभी मैं क्लासेस प्रारंभ नहीं किया हूं, एप्लीकेशन पर जब प्रारंभ करूंगा तो बताऊंगा। हालांकि आपको अभी कोर्स अगर लेना है तो कोर्स के माध्यम से आपको व्हाट्सएप पर ही कोर्स आपको मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको जिनमें से लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप SMS करिएगा। आपको कैसा लगा यह वीडियो पूरा का पूरा ये बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग जो है पढ़ लिए और अपने सभी दोस्तों को एक प्रकार से
कोर्स के बारे में बताएं और सभी के पास जो है बता दीजिए कि भाई कोर्स लेना तो ले सकते हैं। अभी कोर्स एकदम से ओपन है, खुला प्लेटफॉर्म है, आप जब भी इच्छा होगी तब आप ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई उसमें 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप 100 रुपये दे करके एक प्रकार से विश्वास नहीं कर सकते हैं। और विश्वास इस क्लास से ही आपको हो गया होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको किस तरीके से कक्षाएं मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत धन्यवाद।